तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट टर्न पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट कर दिया था गॉस लॉ के अंतर्गत। और एक सवाल आपको घर के लिए दिया था कि आप लोग ट्राई करोगे, तो अगर आपने कर लिया हो तो एक बार इसका सॉल्यूशन देख लो। क्या मैंने दिया था सवाल कुछ इस तरह से था कि आपके पास एक डिस्क है, ठीक है ना। इसकी रेडियस कैपिटल आर और इसकी एक्सेस पर कुछ ए दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। तो आपको इस डिस्क से पास होता हुआ फ्लक्स कैलकुलेट करना था। उसको करने का सिंपल तरीका क्या, आप स्मॉल आर दूरी पर जाकर के एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है ना। एक स्मॉल आर दूरी पर जाकर के डी आर का एक एलिमेंट लेंगे। डी आर मोटाई का हमने एक एलिमेंट ले लिया। इस एलिमेंट से पास होता हुआ फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे और उसकी हेल्प से हम पूरे पर इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको कैलकुलेट करेंगे, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ आ रही होगी, ठीक है ना। मान लो ये एंगल थीटा है, ये दूरी आपकी क्या जाएगी, अगर ये दूरी ए है, ये दूरी आर है, तो ये हो गई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। करेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इसका छोटा सा एरिया एलिमेंट लिख लेते हैं डी ए। डी ए की वैल्यू कितनी है, 2 पाई आर डी आर, ठीक। अब हमें करना क्या है, यहाँ से अगर फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स निकालने का तरीका सिंपल क्या है, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ठीक है। और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी, सर यहाँ से जो आपका हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रल ई की वैल्यू क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब ई का कौन सा कंपोनेंट एरिया के अलॉन्ग है, कॉस कंपोनेंट। अगर ये ई है तो इधर क्या होगा, ई कॉस थीटा, फिर क्या होगा ई कॉस थीटा। इसका मतलब हमें देखो, जब भी हम फ्लक्स की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेते हैं जो कि एरिया के पैरेलल होता है। एरिया वेक्टर बाई एरिया वेक्टर अगर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर इस तरफ होगा तो उससे फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो हमने ले लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट, कॉस थीटा वाला। तो कॉस थीटा इंटू डी ए कितना है, 2 पाई आर डी आर। बस हो गया सॉल्व। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है आपको, 0 से कैपिटल आर तक। कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से हटा दो इसको, वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लो, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। इसमें करोगे किस तरह से वो भी बता देता हूँ। के क्यू इतना तो कर ही सकते हो, के की वैल्यू यहाँ रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो 2 पाई से 4 पाई कटेगा, नीचे 2 बचेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऊपर यहाँ एक ए बच रहा है, और कुछ बचा, इंटीग्रेशन आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी आर। कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल आर तक, ठीक है। तो आप इसमें करोगे क्या, आर स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड है, मैंने बताया था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप टी स्क्वायर मान लोगे तो यहाँ से आर डी आर की वैल्यू टी डी टी आ जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि ये आर डी आर इज इक्वल टू टी डी टी, तो ये आपका रखने पर क्या आ जाएगा, ठीक है ना। वो बाहर जो है थोड़ा सा चिल्लाता बहुत है, ये पढ़ाना मुश्किल कर देता, कुछ भी कर लो, ठीक है ना। और पढ़ाते टाइम तो शांत रह नहीं सकता। इस टाइम रात का 12 बज रहा है लेकिन इसको चैन नहीं है। देखो इधर कहाँ तक बता दिया था, हाँ ये हो गया। अब देखो ये आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ से आर डी आर की वैल्यू टी डी टी, तो इस सॉल्व कर लोगे तो शायद आंसर आपका जो निकल के आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस ए बाई अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप याद भी रख सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये फ्लक्स पास, आप इसको इंटीग्रेट करोगे ये सब्स्टिट्यूशन करके तो आंसर यही आएगा फाइनल, आप सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि आप चार्ज जो है, चार्ज एक डिस्क के सामने रखा हो उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ये तो एक लॉन्ग मेथड होता है करने का, अभी मैं आपको शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। तो फिलहाल आपको लॉन्ग मेथड भी समझ आना चाहिए कि हम किस तरह से एक एलिमेंट लेंगे, रिंग एलिमेंट, ठीक है ना, उससे फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर टोटल फ्लक्स पे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। तो नोट करो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ आएगी। अब अगला एग्जांपल करते हैं, देखो ध्यान से। अगला एग्जांपल कुछ इस तरह से है, मान लो एक स्फेरिकल शेल है आपके पास, मतलब एक गोला है, सिंपल खोखला गोला, ठीक है। इसका सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, क्लियर। आपसे बोला गया फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, टोटल फ्लक्स कितना पास होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ट्राई कर लो फटाक से, देखो ध्यान से कितना आ रहा होगा। लिखो, वीडियो को पॉज करो, सवाल को ट्राई करो। कर लिया क्या, देखो ध्यान से। मान लो रेडियस आपको मान लो आर, ठीक है। तो इस रेडियस पर इसका जो
इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से सरफेस पे कितना होगा, मैं सरफेस पे चार्ज फ्लक्स निकालना है तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ/r²। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो फ्लक्स जब हमें कैलकुलेट करना है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल E.dA। हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इस पॉइंट पर देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये, और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन यही, क्यों कि मैंने बताया था कि क्लोज सरफेस के लिए जो जो आपका एरिया वेक्टर होता है वो आउटवर्ड नॉर्मल होता है, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही इस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू तो जीरो, चलो खत्म काम इसका। क्या रख दो यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ/r², ठीक है, इंटू एरिया, KQ/r², क्या कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है, बाहर कर लो, क्या आ गया KQ/r² इंटीग्रल DA। और इस इंटीग्रल DA का मतलब क्या है, इस पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन, तो इस पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 4πr², Q/r² इंटू 4πr², के की वैल्यू रख दो 1/4πε0, 4π से 4π कैंसिल आउट, r² से r² कैंसिल आउट। यहाँ से देखो तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू आ गई Q/ε0, Q/ε0। अगर आप वो ध्यान से देखो तो ये जो Q/ε0 आया है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब दूसरी बात कि ये ना सिर्फ रेडियस ऑफ द स्फीयर के इंडिपेंडेंट है, साथ ही साथ ये इसके शेप और साइज के भी इंडिपेंडेंट है। आप कितना भी बड़ा स्फीयर ले लो, किसी भी शेप का, मतलब किसी भी शेप, तो अभी बात करते हैं उस पर, आप कितना भी बड़ा कितना भी छोटा स्फीयर ले लो, किसी भी मटेरियल का स्फीयर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। अगर स्फेरिकल चले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि भाई कांस्टेंट, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, केवल चार्ज पे, एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, केवल चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। नहीं, जितना ज्यादा आप चार्ज बढ़ाओगे, फ्लक्स केवल इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि चार्ज कितना है। कॉमन सेंस भी है, देखो ध्यान से, मान लो ये चार्ज है Q, ठीक है, ये स्फीयर मैंने खींच दिया रेडियस r का, व्हाट इज द फ्लक्स, क्या था, फ्लक्स क्या था, फ्लक्स जो था ये नंबर ऑफ लाइंस का कैलकुलेशन था, नंबर ऑफ लाइंस का कैलकुलेशन था। और नंबर ऑफ लाइंस का, मान लो कि इससे इस चार्ज से मान लो 10 लाइन या मान लो 5 लाइन निकल रही है, 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 लाइन निकल रही हैं। तो अब बहुत ध्यान से देखो तो अगर आप रेडियस जो है वो स्फीयर की बड़ी कर दो, मान लो इस स्फीयर का, सॉरी इस रेडियस का आपने स्फीयर बना दिया कुछ 2r रेडियस का स्फीयर बना दिया, तब भी क्या नंबर ऑफ लाइंस पे कोई फर्क पड़ेगा? कॉमन सेंस से बात करते हैं, अगर इस स्फीयर से 5 लाइंस पास हो रही थी तो क्या बड़े वाले स्फीयर से भी 5 लाइंस पास होंगी? क्या इस छोटे वाले स्फीयर से भी 5 ही लाइंस पास होंगी? क्या इस छोटे वाले स्फीयर से भी 5 ही लाइंस पास होगी? क्या ऐसा कुछ भी मैं बना दूं, इस तरह का कुछ भी मैं एक शेप का बना दूं तो क्या उससे भी 5 ही लाइंस पास होंगी? क्या यहाँ पे मैं क्यूब भी बना दूं तो भी क्या 5 लाइंस पास होंगी? इसका मतलब क्या है कि जो भी फ्लक्स किसी भी एक क्लोज सरफेस से निकल रहा है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि उस क्लोज सरफेस का जो शेप है, साइज है और वो कितना है, उसका एरिया कितना है, इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, वो सिर्फ क्यू पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ से एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज निकल करके आती है जिसको बोलते हैं गॉस लॉ। गॉस ने यही चीज ऑब्जर्व करी और उसको एक लॉ के फॉर्म में लिख दिया। इसका कोई प्रूफ नहीं होता बेसिकली गॉस लॉ का, लेकिन कुछ बुक्स में इस तरह का लिखते हैं गॉस के जो नियम है या गॉस लॉ का प्रूफ। कभी भी लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है, लॉ एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उसका प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन निकल करके आई कि अच्छा, अगर किसी भी आप उसके एप्लीकेशंस देख सकते हैं, आप उसका जनरलाइजेशन देख सकते हैं, बट उसका प्रूफ नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन ये निकल करके आई कि आप कोई भी एक क्लोज सरफेस लें, उस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज पर ही उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स डिपेंड करता है। अर्थात इस थ्योरम को बोलते हैं, या सॉरी इस लॉ को बोलते हैं गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ, चलो गॉस लॉ बोल देते हैं सिंपल, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई एक क्लोज सरफेस है, मान लो हमने एक क्लोज सरफेस सेलेक्ट करी, कोई भी एक आर्बिट्री शेप की, ठीक है, उसमें कुछ चार्ज मान लो रख दिए, कुछ Q1 रख दिया, Q2, हम लोग अलग अलग चार्ज शेप, मान लो बाहर भी कुछ रख दिया, Q3 रख दिया, यहाँ Q4 रख दिया, ठीक है। तो उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स उस
सरफेस के उस क्लोज सरफेस के अंतर्गत जितने चार्ज इनक्लोज हैं, चार्ज इन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये गॉस लॉ है, बिल्कुल बेसिक फॉर्म इसका, ठीक है ना, कि उस क्लोज सरफेस से जो भी फ्लक्स पास हो रहा होगा वो उन चार्जेस जो उसके अंदर इनक्लोज है, ना कि बाहर वाले भी। अब देखो यहाँ पे अगर हम क्यू इन की वैल्यू लिखेंगे तो क्यू इन की वैल्यू यहाँ पे कितनी लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q4, ना कि Q3। Q3 बाहर है, Q3 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एक क्लोज सरफेस है उससे जो भी फ्लक्स पास हो रहा है वो किसके बराबर है, आपका Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या इसको अपने इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल E डॉट डी ए इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ भी इसको बोल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। थोड़ी सी जगह बना के इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। क्या चीज, इंटीग्रल E डॉट डी इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रल E डॉट डी। हाँ, एक चीज और, हम लोगों ने बात किसके लिए करी, ये हमेशा क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है ना, तो ये क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होगा, ठीक है ना, ये क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ इज वैलिड फॉर क्लोज सरफेसेस, ठीक है। देखो ध्यान से, तो E इंटू डी इज इक्वल टू, अब देखो जो भी Q इन हम लिख सकते हैं, तो Q इन हम अगर इस तरह से लिखे, हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, ठीक है ना। तो Q को हम किस तरह से रख सकते हैं कि इंटीग्रल रो dV, ठीक है ना। अगर हम एक कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हो रो dV बाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत? और इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिखने का एक और भी तरीका होता है जिसको हम वेक्टर कैलकुलस पढ़ते हैं। एक थ्योरम होती है मेरे पास, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। उसमें हम किस तरह से लिखते हैं, जब भी हम एरिया को चेंज करते हैं उसमें वॉल्यूम फील्ड में, तो इसको इस तरह से लिखते हैं कि ई को हम चेंज कर देते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई में, इसको हम डाइवर्जेंस पढ़ते हैं, इस सिंबल को हम डाइवर्जेंस पढ़ते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ई में, और इस डी ए की जगह हम डी वी कर देते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम लोग कर रहे हैं क्या चीज़, गॉस, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू इंटीग्रल रो बाई एप्सिलॉन नॉट डीवी, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप अगर दोनों तरफ कंपैरिजन करो, हम लोग वॉल्यूम फील्ड में कर रहे हैं, ठीक है, तो आप दोनों तरफ अगर कंपैरिजन करो तो आ जाएगा आपको डाइवर्जेंस ऑफ ई। हालांकि ये 12th तक नहीं पढ़ाया जाता आपको, लेकिन आगे चल के आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आप छोटी क्लास में नहीं हो, या जो वीडियोस बन रहे हैं सब क्लासेस के लिए, ठीक है ना। एक तरह से बोल सकते हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर सीखना चाहते हैं तो बेसिक्स यहाँ से सीख सकते हैं, सारी चीज़ें हम लोग कवर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो डेल डॉट ए सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। क्या चीज़, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, और इसको हम कभी कभी बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। इसमें आप देख रहे हो इंटीग्रेशन आ रहा है, इसमें ये जो डाइवर्जेंस होता है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ई को हम इस तरह से लिख सकते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ई का जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से, डेल बाई डेल एक्स ई आई कैप प्लस डेल बाई ई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड ई के कैप, ठीक है ना। तो इस तरह से डाइवर्जेंस अब निकाला जाता है, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, सॉरी, आई जे के तो खत्म हो जाएगा ना यहाँ से, जब हम लोग ई को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आई जे के का ऐप खत्म हो जाएगा, तो आपका सिंपल ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया डाइवर्जेंस ऑफ ई, ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं, दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ।
तो ये था गॉस लॉ का सारांश। गॉस लॉ एक क्लोज सरफेस के लिए डिफाइन होता है कि अगर इसके अंदर जितना भी चार्ज इनक्लोज है उस चार्ज को आप जोड़ें, उसका समेशन करें। अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो उसको इस तरह से जोड़ें आप, और अगर डिस्क्रीट है तो उसको इस तरह से जोड़ें आप, और उस जोड़ में आप एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड करा दें, तो वो जो आएगी क्वांटिटी वो फ्लक्स के बराबर होगी। कि वही जो फ्लक्स का कैलकुलेशन है ये बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो ये थी आपकी गॉस लॉ। आप इसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा के यहाँ से चेंज कर करके एक नया रूप भी दे सकते हैं। इससे हम लोग कई चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जा सकता है और आपसे बोल सकता है कि चार्ज डेंसिटी किस तरह से वेरी कर रही है, क्या इसका रूप है, ये आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये चीजें हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको आप नोट करें विधिवत। तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या, हम लोग कुछ एक आध एग्जांपल करके देखते हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशन पे बेस्ड, ठीक है। तो मान लो इस तरह की एक कोई क्लोज सरफेस, ठीक है, एक बाउल टाइप में था, खुला हुआ बाउल, ठीक है, या मान लो एक बंद कटोरा टाइप के, ठीक है ना, बंद है, ये पूरी तरह से बंद है, ठीक है ना, चारों तरफ से बंद है, ऊपर से भी ढका हुआ है, और इसमें एक चार्ज रखा हुआ है क्यों। तो आपसे बोल दिया जाए कि बताओ इस टोटल बाउल से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, आप बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा होगा दैट विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास होता है दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मजा आया, अच्छा भी लगा, ठीक है। मान लो एक इस तरह का बाउल है जो कि ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है ना, ऊपर से क्लोज है, लेकिन ये जो इसका ऊपरी सिरा है, मतलब ये जो इसका मुंह है वो खुला हुआ है, और इसके मुंह के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। अब आपसे बोला गया कि बताओ अब कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा इस कर्व्ड सरफेस से, ठीक है ना। अब यहाँ तो कोई सरफेस है नहीं, तो इस कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो आपको लगा ये तो एक ओपन सरफेस है, लेकिन इसको अप्रोच करने का एक तरीका हम इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे एक दूसरा कटोरा होता और इसको मैं ढक देता इस तरह से, मैं इसको इस तरह से ढक देता, तो इस टोटल सरफेस से जो फ्लक्स पास होता दैट विल बी फाई टोटल विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर इस टोटल से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा है तो इस सरफेस से कितना पास होगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, उसका आधा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, उसका आधा। अब अगर अगली बात हम करें कि मान लो एक ठीक है ना, किस तरह का हमारे पास एक क्यूब है और उस क्यूब के सेंटर पे हमारे पास क्यू चार्ज रखा हो, तो आपसे बोला जाए बताओ टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा, तो आप सिंपल बोल दोगे हाँ फ्लक्स जो होगा हमारे पास क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन मान लो बोल दिया जाए यही बात कि जो फ्लक्स है, सॉरी जो क्यूब है वो एक इससे निकालना है, ठीक है ना, फ्लक्स आप इस सरफेस से निकालो, केवल एक सरफेस से भाई देखो अगर सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है तो टोटल जो फ्लक्स पास होगा दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हर एक सरफेस से कितना पास होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक, बात समझ आएगा ये भी। अगली बात, मान लो आपसे बोल दिया गया कि एक इस तरह का आपका पास क्यूब था, ठीक है, और इस क्यूब के एक एज पर, सॉरी एक वर्टेक्स पे एक चार्ज रखा हुआ क्यू, ठीक है, सारी साइड इसकी ए है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, तो साइड सारी ए है, ठीक। तो आपसे बोल दिया कि बताओ अब एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, ठीक है ना, एक सरफेस से भी बताना और टोटल फ्लक्स भी बताना आपको कितना पास हो रहा है इससे। इसको करने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप अज्यूम कर सकते हैं कि एक आपने रूबिक्स क्यूब देखा होगा, रूबिक्स क्यूब में डब्बे 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 इस तरह से लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से अज्यूम करके चल सकते हैं कि हमारे पास एक इस तरह का एक क्यूब और है, मतलब आप इस तरह से 8 क्यूब्स का एक अजम्पशन ले सकते हैं कि हमारे पास अगर ये रूम है तो इस रूम में 8 क्यूब आप एडजस्ट करो, 1 2 3 4, फिर नीचे 1 2 3 4, तो आप 8 क्यूब एडजस्ट कर सकते हो, और उसमें एक क्यूब के सेंटर पे, सॉरी वर्टेक्स पे ये चार्ज रखा हुआ। तो आप ऐसा समझ सकते हो ना कि इस तरह से, ठीक है ना, दूसरा, फिर इस तरह से तीसरा, फिर इस तरह से चौथा, फिर एक आगे और फिर एक आगे इधर, फिर एक आगे इधर, फिर आगे एक इधर, तो उसके बिल्कुल उस बड़े सा एक बड़ा सा एक कमरा नुमा क्यूब बन जाएगा। उस बड़े से क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट।
अब उस बड़े से फ्लक्स से अगर सॉरी उस बड़े से क्यूब से अगर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा है तो ध्यान से देखो उस बड़े से क्यूब की केवल एक सरफेस, जो भाई इधर एक सरफेस बन रही होगी बड़े से क्यूब की, उसकी एक सरफेस से कितना पास होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यों भाई, सिर्फ जो वो फेस कुछ इस तरह से दिख रही होगी आपको, वो फेस कुछ इस तरह से दिख रही होगी आपको, ठीक है ना। उसमें से ये ओरिजिनल क्यूब की फेस थी, बाकी तो तीनों हमने अजम्पशन माने हैं, ठीक है। तो इस पूरी सरफेस से कितना पास हो रहा है, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी इस वाली जो ओरिजिनल क्यूब था उसकी सरफेस से कितना पास होगा, तो इसमें 1/4 कर दो इसका, 1/4 ये क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ये इसका आंसर है। क्या बात समझ आई है? मतलब ये है कि आप अजम्पशन का भी खेल समझें कि किस तरह से हमें पूछा जा सकता है कि हाँ अच्छा बताओ इसने यहाँ पर रख दिया वहाँ पर रख दिया। मान लो इस तरह से कुछ पूछ दे कि एक केवल इस तरह की एक सरफेस है कि एक स्क्वायर है, इसकी साइड दोनों ए है और इससे कुछ a/2 दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, बताओ इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो आप करने का आपको लगेगा तो ओपन सरफेस यहाँ से कैसे, तो हम अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। मान लिया कि क्यूब नुमा एक आकृति थी और उसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ, तो पूरे फ्लक्स पूरे से कितना पास होगा आपके पास, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इससे इस स्क्वायर से कितना पास होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। निकल आया। तो ये था गॉस लॉ का बेसिक सा खेल। अब इसके बेसिस पे हम लोग अलग अलग तरह के सवाल करेंगे, मतलब अलग अलग एप्लीकेशन, यानी एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो भी आपके एप्लीकेशंस बनते हैं उन सारे एप्लीकेशंस को हम लोग करेंगे। और बेसिकली एक बात को ध्यान में रखेंगे कि जो भी हम लोग एप्लीकेशन इसका करेंगे वो सारे के सारे सिमेट्रिक सिस्टम होंगे, यानी ये कोई भी अनसिमेट्रिक सिस्टम नहीं होगा। यानी मान लो अगर हम वायर भी लेंगे तो इनफाइनाइट वायर लेंगे, ताकि अगर हम कोई भी पॉइंट लें तो उसके दोनों तरफ जो वायर हो वो इन्फिनिट हो, यानी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो गॉस लॉ जो होता है वो एप्लीकेबल हर जगह होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। कभी आपसे कोई बोल दे क्या गॉस लॉ केवल सिमेट्रिक सिस्टम के लिए वैलिड होता है, नहीं, गॉस लॉ हर सिस्टम के लिए वैलिड होता है। बट जो कैलकुलेशन होती है वो हम केवल सिमेट्रिक बॉडीज के लिए कर पाते हैं, ठीक है ना। हमारे बस में नहीं है कि हम अनसिमेट्रिक बॉडीज को लें और उनमें गॉस लॉ अप्लाई करें, ठीक है ना। क्यों होता है ऐसा हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि गॉस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर, बट वी कैन अप्लाई द गॉस लॉ ओनली इन द सिमेट्रिक सरफेस सिस्टम, ठीक है ना। तो इस बात को लेते हुए आप घर जाएंगे और जाकर के इस चीज़ को रिवाइज करेंगे, इस बात को अपने दिमाग में रखेंगे। अगली क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे किस तरह से गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे बेस्ड हम लोग सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।